वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स में जो आते हैं और आएंगे ही आगे भी। तो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है वो अभी स्टार्ट करे हैं वीडियोस देखना, तो वो स्टूडेंट मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसमें से वो लोग और पुराने वीडियो 1 क्वेश्चन से देख सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा पहला जो क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन हमने पहले किया था, आज 141 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। किस गुणात्मक उपागम में प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति की आंतरिक जगत अनुभव तक पहुँचाना होता है? सो आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि आंतरिक जगत की कहाँ पर हम बात करते हैं, आंतरिक जगत के अनुभव की। जिनको पता है वो कमेंट करें आंसर। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर ऑप्शंस क्या है। ग्राउंडेड सिद्धांत, प्रघटना विज्ञान, निर्जातीय वर्णन, एकल अध्ययन। सो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति की आंतरिक जगत की जब बात होती है, आंतरिक जगत के अनुभव की, तो वो हमारे बात होती है फिनोमेनोलॉजी में, प्रघटना विज्ञान में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्रदत्त परिस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो प्रदत्त परिस्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन पढ़ के, आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपको जो लग रहा हो आंसर है। पहला है एक पुत्र के रूप में परिस्थिति, एक ब्राह्मण के रूप में परिस्थिति, एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति, और एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में परिस्थिति, एक डॉक्टर के रूप में परिस्थिति। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमको पूछा गया है प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को प्रदत्त परिस्थिति बताया था। एक हमारी 2 टाइप की परिस्थिति पढ़ा है हमने, एक प्रदत्त और एक अर्जित होती है, ठीक है। तो प्रदत्त परिस्थिति कौन सी परिस्थिति होती है? ऐसी परिस्थिति जो कि हमको जन्मजात प्राप्त होती है, ठीक है, वो हमारी प्रदत्त परिस्थिति होती है, जिसके लिए हमको किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है कि हमने उसको अचीव किया हो, इस टाइप का नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को ध्यान रखें इसके अकॉर्डिंग, तो एक पुत्र के रूप में, तो अगर हम किसी के पुत्र या पुत्री होते हैं तो ये तो हमको जन्मजात प्राप्त होता है। सेकेंड हम देखें एक ब्राह्मण के रूप में, तो ब्राह्मण के यहाँ आप पैदा हो रहे हैं तो आप एक ब्राह्मणी कहलाएंगे, ठीक है। एक डॉक्टर के पुत्र के रूप में, तो डॉक्टर के, किसी डॉक्टर के आप बेटे हैं तो आप डॉक्टर के बेटे की ही तो स्टेटस आपके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो आंसर में हमारे क्या था कि उदाहरण नहीं है एक डॉक्टर के रूप में। तो इसमें देखिए एक डॉक्टर के रूप में हमारी परिस्थिति होगी, क्योंकि ये प्रदत्त नहीं है, ये जन्मजात नहीं मिलती है। ये क्या करता है, डॉक्टर उसको अर्जित करता है, अचीव करता है, ठीक है। वो मेहनत करता है और उसके बाद अपनी नॉलेज के बेस पर वो उस जिस स्टेटस पर है डॉक्टर की, उसको अचीव करके वो उसको मिली हुई है। ये अर्जित परिस्थिति होती है, ना कि प्रदत्त परिस्थिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आ जाती है, जिससे संगठन एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये संगठन के बारे में है लाइन हमारी। ऑप्शंस को पहले हम देखते हैं कि ये क्या है। सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संस्था, सामाजिक संगठन, सामाजिक संकट। तो ऑप्शंस पढ़ के हम इसका आंसर लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने को अगर जो आपको आंसर लग रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, जिस माध्यम से किसी संगठन
के घटकों में एकजुटता आती है जिसे संगठन एक होता है। तो संगठन बना हुआ है तो एकजुटता आ रही है, संगठन एक हो रहा है। कौन सा क्या होगा ये इसमें ऑप्शंस में से? हमारा सामाजिक संगठन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं और इन क्वेश्चन को अगर आप लिखते नहीं हैं, ठीक है, तो आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए अपने, और इस क्वेश्चंस को आप जो मैं 1000 क्वेश्चन करा रही हूँ उनको डेली का डेली आप लोग नोट भी किया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का जो जैसे यहाँ पे अभी आप कर रही हैं, बाद में क्या होता है हम क्वेश्चंस भूल जाते हैं, तो आप लोग इसको देख के बाद में लाइव क्लास के बाद उसको लिख लिया करिए वीडियो से सारे 20 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है 20 क्वेश्चन रोज़ करना। आप इजी उसको लिख सकते हैं और बाद में जब आप इसको रिवीजन करते रहा करिए। ठीक है, इससे क्या होता है आपके माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 कि कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का उपयुक्त उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारा है क्लर्क, पुत्र, प्रधानमंत्री, अध्यापक। सो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि प्रदत्त परिस्थिति अभी मैंने बताया ना, जो हमको प्रदत्त रूप से मिलती है, ठीक है, जिसको हम अस्क्राइब नहीं कर रहे होते हैं, अस्क्राइब होती है वो हमारी मतलब अचीव नहीं करते हैं, वो अस्क्राइब होती है हमको ऑलरेडी, वो हम उस स्टेटस के साथ जन्म से ही जुड़ जाते हैं। तो ऑप्शंस में देखिए क्लर्क है, क्लर्क तो कोई भी क्लर्क बनेगा तो वो तो अचीव कर रहा है ना अपनी काबिलियत से, और प्रधानमंत्री वो भी अचीवमेंट बेस पर होता है, अध्यापक वो भी अचीव करके हम बनते हैं। लेकिन जो पुत्र की परिस्थिति होती है, ठीक है, तो पुत्र की स्टेटस हमारी प्रदत्त परिस्थिति होती है, क्योंकि आप किसी के पुत्र हैं तो वो तो आपको जन्मजात आपके माता पिता के पुत्र आप को वो परिस्थिति आपके साथ स्टेटस जुड़ ही जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया? ठीक है, कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात सबसे पहले किसने इसको डिफ्रेंसिएशन को बताया था? तो हमारे ऑप्शंस में दिया हुआ है आर.के. मल्टन, टी. पार्सन, सर हेनरी मैन, राल्फ लिंटन। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, वैसे प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की सर्वप्रथम बात जो करी थी वो हमारे राल्फ लिंटन थे। ओके, अब आगे हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं मौखिक, गुदाजन्य, इडिपस और किशोर अवस्था का विभाजन किसने की देन है? तो सामाजिककरण की प्रक्रिया में 4 अवस्थाएं किसने बताई हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। सो स्टूडेंट हमारे जो ऑप्शंस में हैं वो एस फ्राइड है। आप लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, जी.एच. मीड है, एम. मीड हैं और C.H. कूले हैं। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस में 4 स्टेजेस की जो बात करते हैं वो हमारे फ्राइड हैं। इन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया की 4 अवस्थाएं बताई हैं, मौखिक, गुदाजन्य, इडिप्स और किशोर अवस्था। ठीक है, इसको स्टूडेंट्स आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि सोशलाइजेशन से हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे सोशलाइजेशन की बात और थिंकर्स भी करते हैं, मीड भी करते हैं, कूले भी करते हैं और फ्राइड भी हमारे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इसलिए आप लोग सोशलाइजेशन का चैप्टर अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 बहुसंस्कृतिवाद का संबंध किससे है? तो बहुसंस्कृतिवाद का संबंध पूछा है
तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन मेरा फर्स्ट है कि सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत, सभी संस्कृतियाँ समान हैं, कुछ संस्कृतियाँ अधिक प्रमुख हमें, ठीक है, और संस्कृतियों के संबंध में अधिमानी निर्णय। तो स्टूडेंट जो बहुसंस्कृति होती है, बहुसंस्कृतिवाद का संबंध होता है, वो पहली चीज़ तो वहाँ पर सभी प्रकार की संस्कृतियाँ आती हैं और सभी प्रकार की संस्कृतियों को इक्वल माना जाता है, ठीक है, वो बहुसंस्कृतिवाद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई संस्कृति सुपीरियर है, कोई आपकी नीचे आ रही है, इस तरह से नहीं होता है। जितनी भी संस्कृति है सबको समान भाव से, आदर से देखा जाता है, मतलब सारी संस्कृतियाँ इक्वल हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसको देखें ऑप्शंस में, तो बहुसंस्कृतिवाद का संबंध हमारे आंसर होगा हमारा बी, सभी संस्कृतियाँ समान हैं। ओके, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। सो क्वेश्चन नंबर 148 हमारा है कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाज के एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति निम्नलिखित में से कौन योगदान नहीं करता है, ठीक है, कौन योगदान नहीं करता है, नहीं वर्ड को ध्यान रखा करिए किसी भी क्वेश्चन में रहे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। पहले नेतृत्व, वंशावली, संगोत्रता व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठान। तो क्वेश्चन में रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार समाजीय एकीकरण और उत्तरजीविता के प्रति पूछा गया था, योगदान नहीं करता है। तो यहाँ पर वैसे सिंपल सा हमें दिख रहा है कि रेडक्लिफ ब्राउन इसमें किस चीज़ की बात नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। देखिए रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं वो वंशावली की भी बात करते हैं, ठीक है, उन्होंने समाज में एकीकरण में वंशावली को भी योगदान को देखा है, संगोत्रता व्यवस्था को भी इन्होंने देखा है, गोत्रवाद को भी, और धार्मिक अनुष्ठान को भी ये देखते हैं। ये जिसकी बात नहीं करते हैं समाज में एकीकरण की उत्तरजीविता में, वो नेतृत्व की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये लीडरशिप की बात नहीं करते हैं। और आंसर में हमारे नहीं का यूज़ हुआ था कि क्या योगदान नहीं है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन ने यूफोरिया जैसे निर्मित शब्द को चित्रित किया है। तो यूफोरिया मैंने रेडक्लिफ ब्राउन का आप लोगों को पढ़ाया था स्टूडेंट, याद होगा आप लोगों को। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एक सामाजिक उम्र के रूप में, एक सामाजिक कल्याण के रूप में, एक संतुलन के रूप में, एक आक्रम के रूप में। सो स्टूडेंट्स मैंने ये टर्म आप लोगों को यूफोरिया टर्म पढ़ाया हुआ है, और यूफोरिया की मेन मैंने डिफाइन किया था कि यूफोरिया क्या होता है, समाज में जो कल्याण होता है, ठीक है, मतलब सामाजिक कल्याण जो होता है वो हमारा यूफोरिया वर्ड इन्होंने यूज़ किया था उसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बी है वो राइट होगा, ठीक है, एक सामाजिक कल्याण के रूप में इन्होंने यूफोरिया शब्द को प्रस्तुत किया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 115, हमारा 115 है कि अलायंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है। तो अलायंस थ्योरी बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए स्टूडेंट्स। सो हम पहले आंसर देख लेते हैं इसके ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, रेडक्लिफ ब्राउन और पार्सन, ठीक है। तो अलायंस थ्योरी हम सभी जानते हैं, ये नाडेल की ये लेवी स्ट्रॉस की है अलायंस थ्योरी, ठीक है। तो इसके राइट आंसर होगा ए। नाडेल संरचना की बात करते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन भी स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं, संरचनावादी हैं, और पार्सन सोशल सिस्टम में हमारे आ जाते हैं, ये भी संरचना प्रकारवाद में आते हैं। ओके, तो आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, मैंने देखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया है। इसमें आप लोगों को क्या बताना है कि निम्नलिखित का विद्यमान जटिलता के अनुसार
सही अनुक्रम बताइए। तो विद्यमान जटिलता, यहाँ पे जटिलता से हमें इसका सही क्रम बताना है, ठीक है, कि सबसे जटिल कौन हो जाएगा आगे चलकर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हमारे जो दिए गए हैं वो पहला है एकत्रीकरण, चारागाही, आखेर, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो यहाँ पर औद्योगिक तो उत्तर औद्योगिक समाज तो वैसे हमारा लास्ट में आएगा ही, लेकिन आगे वाले में अभी कंफ्यूजन है, तो आगे हम और देखते हैं तब हम लोगों को क्लियर होगा ये। सेकेंड है आखेट, चारगाही, कृषिक और औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। देखिए यहाँ पे भी सिमिलर है ये चीज़। फिर इसके बाद हमारा है आखेट, एकत्रीकरण, कृषिकी, कृषिक, चारगाही, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो औद्योगिक उत्तर औद्योगिक सभी में सेम है मुझे दिख रहा है। डी है कृषिक, एकत्रीकरण, आखेर, बागवानी, औद्योगिक और औद्योगिक समाज। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो ये क्रम आता है हमारा, तो इसका जो राइट क्रम होगा वो होगा हमारा आखेर, फिर चारागाही, कृषिक, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। तो आंसर हमारा बी राइट होगा। स्टूडेंट इस क्रम को अच्छे से आप लोग मतलब रट लीजिए इस क्रम को, क्योंकि ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है और ये पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये रिपीट भी हुआ है। इसको ये क्वेश्चन को देखा है मैंने, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में, स्पेशली ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इस क्रम को आप लोग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से कि जटिलता के क्रम में कैसे आगे हम बढ़ते हैं। पहले आखेर की व्यवस्था, फिर चारगाही, फिर कृषि की, फिर औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 है हमारा। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमको सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो तो हम देखते हैं एक तरफ को कॉन्सेप्ट हमारा लिखा हुआ है और एक साइड हमारे राइटर लिखे हुए हैं, थिंकर्स। तो यहाँ पे प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कूले से है, सही है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की बात दो भागों में इन्होंने समूह को डिवाइड किया था कूले ने, ये सही है। संदर्भ समूह, सो स्टूडेंट संदर्भ समूह की बात आर हाइमन ही करते हैं, ये भी सही है। इन्होंने संदर्भ समूह की अवधारणा का विकास किया था और संदर्भ समूह को और ज़्यादा विकसित हमारे मल्टन ने किया था। आप लोग ये चीज़ जानती हैं, फर्स्ट टाइम यूज़ लेकिन हाइमन ने ही किया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो ये तो अभी हमें पता नहीं है, पहले हम आगे और ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर है डी हमारा आंतरिक समूह तथा बाह्य समूह, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है WG समनर। तो आंतरिक समूह, बाह्य समूह, दो प्रकार के समूह में डिवाइड किया है हमारे समनर जी ने समूहों को, तो ये भी हमारा राइट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये हमारा दिया हुआ है संगठित समूह, रॉबर्ट बीरस्टीड। तो ये भी राइट है स्टूडेंट। देखिए संगठित समूह की बात हमारे रॉबर्ट बीरस्टीड ही करते हैं। तो इतने में इसमें से समूह को लेकर जो जो यहाँ पे अवधारणाएँ और थिंकर्स दिए हुए थे उसमें सारी थिंकर्स और अवधारणाएँ सही हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी, उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। ओके स्टूडेंट, आजकल स्टूडेंट इस टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं हमारे मैचिंग वाले, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग जो कॉन्सेप्ट हैं और थिंकर हैं या थिंकर की बुक्स से रिलेटेड भी आते हैं कि ये बुक इनकी है कि नहीं है, इस टाइप का मिलान करने के लिए आता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। ये हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से, यहाँ पर स्टूडेंट इनमें से वो नहीं है, में से लिखा हुआ है, कौन सा एक अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है। कौन सा अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है, यहाँ पे हमको ये बताना है कि अर्जित परिस्थिति को कौन प्रस्तुत नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए
जो हमारा ऑप्शन है, एक लोहार, एक पिता, एक पुजारी, एक ज्योतिषी, तो नहीं करता है। तो देखिए एक लोहार तो कर रहा है क्योंकि ये तो हमारी अर्जित परिस्थिति होती है ना, अर्जित परिस्थिति को ये प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन हमारे जो तीन ऑप्शंस हैं, एक पिता, एक पुजारी, एक ज्योतिष, ये अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसको प्रस्तुत कर रहा है, ये हमारी प्रदत्त परिस्थिति को प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, जो प्रदत्त परिस्थिति है ये तीनों उसको प्रस्तुत कर रहा है, जबकि एक लोहार हमारी अर्जित परिस्थिति होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा अलग से पूछा गया है, घुमा दिया है। अर्जित परिस्थिति को प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है, करता है जो वो हमारा लोहार है, और ये तीनों नहीं करते, ये दूसरी परिस्थिति को प्रदत्त को प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 154 निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाजीकरण के संबंध में सही है। तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या है, तो तब हम डिसाइड कर पाएंगे। देखिए पहला ऑप्शन है नीति निर्माण प्रक्रिया, दूसरा है चुनाव प्रक्रिया, सी है हमारा भूमिका ग्रहण प्रक्रिया, और डी यहाँ पर दिया हुआ है समय लेने की प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शंस में हमने देखने के बाद क्या लग रहा है, कौन सा सही होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। समाजीकरण के संबंध में जो सही है, तो समाजीकरण भूमिका ग्रहण प्रक्रिया है। ठीक है, रोल टेकिंग जो हमारा है प्रोसेस, वो हमारे सोशलाइजेशन में आएगा, उसका रिलेशन सोशलाइजेशन से है समाजीकरण के। राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले हमारा सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है। ठीक है, तो भूमिका का वर्गीकरण ये तीन तरह के जो दिए हैं किसने किया है। तो यहाँ पर पहले हम आंसर्स को देखते हैं स्टूडेंट। AR रेडक्लिफ ब्राउन, GP मर्डॉक, SF नाडेल, C लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त और प्रासंगिक परिस्थिति में किसने किया है, सामाजिक संरचना की बात हो रही है, सामाजिक संरचना के वे में। तो हमारा जो इसमें से राइट आंसर है स्टूडेंट्स, वो है SF नाडेल, से राइट आंसर होगा, क्योंकि भूमिका का ये जो तीन वर्गीकरण यहाँ पर दिया हुआ है वो नाडेल ने किया था सामाजिक संरचना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है यहाँ पर हमारा। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से या किसका तर्क है कि सम्मान की किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। तो ये भी वैसे टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखिए परिस्थिति समूह की भी बात हो रही है, यहीं से आप लोगों को आंसर समझ में आना चाहिए कि सकारात्मक और नकारात्मक की बात कौन करता है सम्मान के विशिष्ट। तो यहाँ पर आप लोगों राइट आंसर बताइए क्या होगा हमारा। पहले हम ऑप्शंस को देखते हैं। मैक्स वेबर, राल्फ लिंटन, SF नाडेल, AK रोसी। तो स्टूडेंट सम्मान के किसी विशिष्ट सकारात्मक नकारात्मक समाजीय आकलन पदों में परिस्थिति समूह की जो बात करते हैं स्टेटस ग्रुप की, वो हमारे मैक्स वेबर करते हैं। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। ये क्वेश्चन हमारा है, किसने भूमिकाओं के संबंधात्मक भूमिका एवं गैर संबंधात्मक भूमिका के रूप में वर्गीकृत किया है। तो भूमिका के दो प्रकार जो कि संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक हैं, ये किसने बताया है। वैसे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग आंसर करिए इसका।
कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका हम ऑप्शन देखते हैं। SF नाडेल, राल्फ लिंटन, GS लुनबर्ग, एलियट और मैरिल। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए भूमिका को जो दो बार में डिवाइड किया था, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक, वो हमारे नाडेल जी थे। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 कि किसने निर्जाति केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बताया हुआ है। निर्जाति केंद्रिता इथनोसेंट्रिज्म की बात किसने किया है? तो यहाँ पर आप लोग आंसर करिए इसका। ऑप्शन देखिए, J अडर्नो, मैक्स वेबर, मैनुअल वॉलस्टीन, WG समनर। तो इथनोसेंट्रिज्म निर्जाति केंद्रिता की जो कॉन्सेप्ट दिया है वो WG सेमनर ने दिया है। ठीक है, समनर का इथनोसेंट्रिज्म है, ये मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया हुआ है, अलग से भी पढ़ाया है। प्लस जब हम लोग इतना मैथडोलॉजी पढ़ते हैं तो मैंने वहाँ पे भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि निर्जाति पद्धति विज्ञान और निर्जाति केंद्रिता ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और निर्जाति केंद्रिता का जो कॉन्सेप्ट है वो समनर का है, जबकि निर्जाति पद्धति शास्त्र जो हमारा है निर्जाति विज्ञान वो हमारे गार्फिंकर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 हमारा है कि आत्मार्थक भूमिका ग्रहण रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग की अवधारणा किसने दी है। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट बहुत इजी है। रोल टेकिंग की कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग ऑप्शंस देखते हैं, RK मल्टन, GH मीड, CH कूले, R लिंटन। सो डायरेक्टली इसका आंसर हमको पता है, GH मीड हैं जो रोल टेकिंग की बात करते हैं। ठीक है, कि कोई जब एक बच्चा किसी के रोल को प्ले करता है वहाँ पे वो क्या कर रहा होता है, रोल प्लेइंग। और जब उस रोल को प्ले करने के लिए वो उसकी भूमिका को ग्रहण कर लेता है तो वो हमारी रोल टेकिंग होती है। ठीक है, जैसे किसी का परफॉर्मेंस करते वक्त होता है ना कि बच्चे यहाँ जैसे अगर पुलिस वालों का रोल कर रहे हैं तो उनकी भूमिका को ग्रहण करते हैं वहाँ पे पुलिसमैन की, तो वो हमारे रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग होता है। ठीक है, इन्होंने रोल प्लेइंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है और रोल टेकिंग की भी बात ये करते हैं मीड। अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 कि जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका को आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो उसे कहा जाता है। तो आत्मगत तटस्थता को अपनाता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए हमारा आंसर क्या होगा। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जब भूमिका में तटस्थता आ जाती है, उस चीज़ को हम भूमिका में अपनाने लगते हैं तो क्या बन जाएगा, कौन सी भूमिका कहलाएगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वैसे यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ऑप्शंस में है हमारे भूमिका संघर्ष, भूमिका असंगति, भूमिका ग्रहण, भूमिका दूरी। तो स्टूडेंट भूमिका संघर्ष तो ये है नहीं है क्योंकि दो भूमिका में संघर्ष होते हैं जब भूमिका संघर्ष होता है। भूमिका असंगति की भी नहीं है ये हमारा, भूमिका ग्रहण भी नहीं है क्योंकि कोई भूमिका को यहाँ पे ग्रहण नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो है भूमिका दूरी, यही हमारा राइट आंसर है क्योंकि भूमिका निभाने वाला वो भूमिका अपनी ही भूमिका से आत्म तटस्थता को अपनाने लग जाता है। ठीक है, मतलब उसको अपने ही भूमिका से एक होता है ना कि हम किसी कोई भूमिका निभाते निभाते हम ऊब जाते हैं तो उससे दूरी मेंटेन करने लग जाते हैं, तो वो हमारी भूमिका दूरी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा डी होगा। स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 161 क्वेश्चन से कराऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये
जब मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए अगर वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को। और आप लोग इसको शेयर करिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी तरह ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं पीजीटी का भी आप लोगों का क्विक लर्निंग स्टार्ट करने वाली हूँ और स्टूडेंट इसी तरह आप लोगों के सहयोग रहेगा तो मैं आगे और भी आप लोगों का नेट के बैच भी स्टार्ट कर रही हूँ नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।